भाई राम राम सबने। हाँ तो देखते हैं। देखो कोशिका के अंदर हमने ये जान लिया था कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। और फिर कोशिका के जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण को भी हमने जान लिया था। कोशिका के वर्गीकरण में जैसे प्राणियों के निर्माण के आधार पर है पादप कोशिका, ठीक है, केंद्रक के निर्माण के आधार पर हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये तो सबसे पहले जो बनने वाली कोशिका है वो कौन सी है, ठीक है। सबसे विकसित कोशिकाओं में होती है यूकैरियोटिक। जिन जीवों में ये कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक जीव हो जाते हैं, और जिनमें ये पाई जाती है वो यूकैरियोटिक जीव हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने दोनों में अंतर भी देख लिया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और अब हम ये जान लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य योजक कड़ी जो है, यानी मध्य योजक कड़ी का कार्य कौन करता है, तो वो करता है युगलीना। नोट करके इस बात को लिख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य योजक कड़ी का कार्य युगलीना करता है। युगलीना एक ऐसा जीव है जो हम ये कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव है, और इसके अंदर विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो कोशिका होती है वो जंतु कोशिका होती है, लेकिन कार्य पादप कोशिका जैसा कर लेती है, ठीक है। इसलिए ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं, देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य बातें। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक। कोशिका कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जान लेना जरूरी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित न हो, या फिर हम बोल सकते हैं केंद्रक उपस्थित न हो, बल्कि इसके स्थान पर आनुवांशिक द्रव पाया जाता है, यानी आनुवांशिक द्रव इसके जगह पाया जाता है। केंद्रक अगर उपस्थित नहीं है तो आनुवांशिक द्रव पाया जाता है, या केंद्रक उपस्थित है तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। एक और बात ये निकल के आती है, केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया
केंद्रिका उपस्थित आधी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते, उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी कोशिका अपूर्ण कोशिका के अंदर आती है। इसको अगर हम बात करें असीम केंद्र की बोलते हैं, हिंदी में असीम केंद्र की, असीम केंद्र की इसको कहा जाता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो असीम केंद्र की, यानी इसमें पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं बना हुआ है। असीम केंद्र की सीमित रूप में चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। एक तो अगर हम बात करें केंद्रक झिल्ली, इसमें नहीं मिलती। बात करें तो केंद्रक की पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, केंद्रक झिल्ली कहाँ से मिलेगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रिका नहीं है, और इसी तरीके से अनेकों जो चीजें होती हैं, जैसे लाइसोसोम होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें नहीं मिलते हैं कोशिकांग, मतलब अपूर्ण होती है। ये लिख लिया क्या सबने? ये बात भी ध्यान रखना कि केंद्रक अगर उपस्थित नहीं है उसकी जगह पर क्या मिलते हैं, आनुवांशिक द्रव्य मिल जाता है, वहां पर आनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं। असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्र के बना नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं और क्या पाया जाता है इसमें, और क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अलैंगिक जनन, केवल अलैंगिक जनन करते हैं ऐसे जीव, केवल अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब है जिसमें नर व मादा नहीं होते, ठीक है। अलैंगिक जनन होते हैं जो अपने शरीर के दो टुकड़े कर लेते हैं और फिर इसी से एक नया जीव बन जाता है, अलैंगिक जनन। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S और 70S प्रकार का। एक और बात ये निकल के आती है कि इसमें असूत्री विभाजन, कोशिका का विभाजन, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो कोशिका विभाजन से बनती है, और जो इसमें कोशिका विभाजन होता है वो असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जैसे कि यहां पर हम बोल सकते हैं अमीबा। अमीबा में असूत्री विभाजन होता है। अमीबा जैसे इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, अमीबा, ये अमीबा हो गया, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं, अमीबा है बेटा, एक छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है ना। पहले बताओ के है, खान को केक थोड़ना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। देखो हर एक, अगर मैं जीव बताऊंगा तो विशेष रूप से उस जीव से संबंधित सारी बातें मैं बताऊंगा ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है।
हर एक जीव का सभी को पता नहीं रहता। अमीबा मैंने बताया, ये अमीबा स्वच्छ पानी के अंदर विशेष रूप से छोटा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा अगर पानी के साथ में अगर हमारे शरीर में चला जाए तो अमीबा से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी तो ये है कि अमीबा हमारे दिमाग में पहुंच जाता है। ठीक है, जब रक्त के साथ में अगर हमारे दिमाग में पहुंच जाए तो वहां पर अमीबियासिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अमीबियासिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा पेचिश रोग में भी सहायक हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बीमारियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता। स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और बात करें तो अमीबा की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक के समान कार्य करती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या बात बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक के समान कार्य यानी असूत्री विभाजन। ये जो असूत्री विभाजन अभी मैंने बताया है, असूत्री विभाजन, यहां पर देखने को मिलता है असूत्री विभाजन, लेकिन होती यूकैरियोटिक कोशिका है। भोजन को पकड़ने के लिए नकली पैर बनाता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब यही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि स्यूडोपोडिया कौन सा जीव बनाता है? तो अमीबा बनाता है। ठीक है, अमीबा स्यूडोपोडिया जीव ऐसा जीव है जो स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है नकली पैर, फॉल्स फिट, भोजन को पकड़ने के लिए। बात समझ में आ गई? यहां से ये अंगुली नुमा इस तरीके से संरचना बना देगा और इस तरीके से भोजन को ये ग्रहण करेगा। ये इस तरीके से अगर हम बात करें, यहां पर ये भोजन है, उधर भोजन को पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया, से आधा से यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। मूल रूप से असूत्री विभाजन से, असूत्री विभाजन ये खुद टूट करके अपने दो हिस्से करके एक नया जीव बन जाता है। समझ में आ गया? बीच में से ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जब ये इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ये अपने दो भाग कर लेता है, इसी को बोलते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, हम कोशिका विभाजन में इन सारी चीजों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। हाँ, लिख लिया क्या ये? सभी ने लिख लिया? अब देखो एक और बात हम कर लेते हैं। अवायवीय श्वसन क्रिया, अवायवीय श्वसन क्रिया करते हैं। अवायवीय श्वसन क्रिया प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा के थ्रू ये ऐसा देखने को मिलता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली से अवायवीय श्वसन करते हैं। मूल रूप से ये बात निकल के आती है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में
बिखरा रहता है। अब ये कोशिका द्रव्य क्या चीज होती है, तो मैं बता देता हूं। जैसे ये अगर कोशिका है तो इसमें ये अगर केंद्रक है और ये अपनी प्लाज्मा झिल्ली, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के ऊपर का जो आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। इसके बीच में यहां पर क्या बिखरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अविकसित केंद्रक हो गया। ये कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अविकसित केंद्रक हो जाता है, कोशिका द्रव बीच में बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्मा, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव, जो इसके अंदर द्रव बिखरा रहता है। बाहर की तरफ जो इसका आवरण होता है उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। हाँ, लिख लिया गया सबने? अब देखो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात शुरुआत हमने कर दी थी। इससे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता, नहीं होगा तो उसकी जगह क्या होगा, आनुवांशिक द्रव्य बिखरा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी में अगर केंद्रक होगा तो वो पूर्णतः विकसित नहीं होगा, वो प्रोकैरियोटिक हो गया। अगर हम बात करें केंद्रक झिल्ली, इसमें क्या क्या चीज नहीं होती, कुछ चीजें मैंने बताई हैं। जैसे केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक ही नहीं बना है तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही तो ऊर्जा बनती है कोशिका के अंदर, वो भी इसके अंदर नहीं होता। इसके अलावा केंद्रिका इसमें नहीं होती। केंद्रिका क्या होती है, केंद्र के अंदर एक मेन हेडक्वार्टर है जहां से प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आ गया, हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण यहीं से होता है, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन। तो केंद्रिका हो जाता है, केंद्रिका भी इसमें नहीं होती है। तो अब जैसे इसमें कौन से आ जाते हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे जीव आ जाते हैं जिनमें कोशिका ना हो, ठीक है, वो भी हमें अंततः यहां पर एक बात मैं लिख देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। तो क्या आ जाता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है, ल्यूवेनहॉक। और जिनके द्वारा खोज की गई थी कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका। और इनके द्वारा क्या देखा गया था, शुक्राणु। किसको देखा, शुक्राणु को देखा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनके द्वारा टेडपोल को देखा गया। किसको देखा गया, टेडपोल क्या है, ठीक है। और इनके द्वारा प्रोटोजोआ भी देखा गया। समझ में आ गया। और जीवित कोशिका तो इनके द्वारा देखी ही जाती है।
ठीक है, ये बातें निकल के आ जाती है। इसमें ये जो कोशिका मैंने बनाई है इसमें प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें अविकसित केंद्रक है और बीच में क्या बिखरा हुआ है, कोशिका द्रव। इसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें देखो ये क्या बात कही है कि अगर ये जो डीएनए होता है, डीएनए किस में बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, यानी केंद्रक में नहीं होगा, इसमें बिखरा रहेगा। अवायवीय श्वसन, यानी अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन, वायु की इसको आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया, वायु को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये किससे श्वसन करता है, ये प्लाज्मा झिल्ली से, ये झिल्ली से ही श्वसन कर लेता है। एक बात ये निकल के आती है। एक और बात देख लेते हैं, देखो इसी जीवों के अंदर देखो जीवाणु मैंने लिखा दिया, आरबीसी, आरबीसी लाल रक्त कणिका, जो कि मनुष्य में विशेष रूप से बात हम कर रहे हैं, या जीवों में हम कह सकते हैं लाल रक्त कणिका जो है प्रोकैरियोटिक है, टिक कोशिका। पादपों में अगर हम बात करें, पादपों में एक और कोशिका चालनी नलिकाएं, प्रोकैरियोटिक। पादपों में, पादपों के अंदर एक जाल होता है, ट्यूब होता है, जो कि जिनको चालनी नलिकाएं बोलते हैं। चालनी नलिकाओं का भी इसके अंदर भी क्या नहीं मिलता, केंद्र के नहीं मिलता, ठीक है। चालनी क्षरण नाली है, मैंने क्या बताया, नलिकाएं होती हैं, किस में होती है, पादपों में, पौधे के अंदर, समझ में आ गया। पौधे के अंदर पौधा क्या लेता है, जमीन से पानी लेता है, मिनरल्स लेता है, खनिज तत्व लेता है, और वो जब जिस नलिका से लेता है उसी नलिका को सपोर्ट करने के लिए और उसके अंदर जाली नुमा संरचना होती है, उस संरचना को हम बोलते हैं चालनी नलिकाएं। वो जो जिस कोशिका से बनी रहती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, समझ में आ गया। पादपों में पूछ ले तो चालनी नलिकाएं, मनुष्य में नाम आ जाता है आरबीसी का। हम आरबीसी जब पढ़ेंगे तो बात ये भी देखेंगे कि किसकी जो कोशिकाएं जो होती है, आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक होती है, ऊंट व लामा, ठीक है। ऊंट व लामा की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसकी चर्चा हमें उस टाइम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाए तो मनुष्य में प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, एक ही होती है, आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिका हो जाती है। एक और अगर हम नाम लें तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल इसमें आ जाती है। एक और बात अगर हम करें तो नाम आता है माइकोप्लाज्मा, अलग से नाम आ जाए माइकोप्लाज्मा, ये जीवाणु ही है, सबसे छोटा जीवाणु हमने पढ़ लिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब ये होता है कि गैसीय नाइट्रोजन को
द्रव या ऑक्साइड रूप में बदलना। इसमें नाम आ जाता है राइजोबियम जीवाणु का। ये भी एक जीवाणु है, तो इससे पता लग जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य इन कोशिकाओं में होता है। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि दुनिया में सबसे पहले जो आने वाली जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनको कहा जाता है। प्रीलिमिनरी इनको सेल कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल बोल सकते हैं। हाँ, लिख लिया क्या? तो मेरे को ये बताओ प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो जीवाणु, ठीक है, एक आरबीसी, एक चालनी नलिकाएं, एक नील हरित शैवाल, एक, ठीक है। इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस प्रकार का मिलता है? 70S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है क्या? नहीं मिलता, ठीक है। तो यही बात पूछ ली जाती है, मनुष्य के आरबीसी में क्या नहीं मिलता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, क्योंकि ये कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। समझ में आ गया? इसमें डीएनए बिखरा रहता है या डीएनए पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। ये सारे क्वेश्चन है अपनी जगह पर, समझ में आ रहा है? फिर अब देखो नाम हम लिख लेते हैं यूकैरियोटिक। लास्ट है बस, यूकैरियोटिक। कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसको ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं, यानी केंद्र के साथ में ससीम केंद्र की। वो असीम केंद्र की था, ये ससीम केंद्र की। इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। उच्च स्तरीय जीवों में, उच्च स्तरीय जीवों में जैसे पादप, जंतु, कवक में पाई जाती है। उच्च स्तरीय जीवों में या विकसित जीवों में बोल सकते हैं, विकसित जीवों में, विकसित जीवों में केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, उपस्थित होती है। डीएनए पाया जाता है। तीन चीजों में डीएनए पाया जाता है। एक तो केंद्रक में, एक डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है हरित लवक
जो पादपों में होता है, हरित लवक में पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम। और बात करें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। इसकी जो कुछ बातें हैं वो हमें अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो, उन्हीं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पूर्णतः विकसित अवस्था में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से ही ये यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ है आदि काल में। अगर हम बात करें केंद्रिका इसमें पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस तरीके के बहुत सारे कोशिका इसमें पाए जाते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। डीएनए पाया जाता है, इसमें बिखरा नहीं रहता है, इसमें विशेष जगह है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। 80S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है और उसमें पाया जाता है 70S प्रकार का। ठीक है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये बातें ध्यान में रखना है। इसके आगे की जो जानकारी हम ग्रहण करेंगे वो अगली क्लास में ग्रहण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने इस का समापन करते हैं। धन्यवाद।